जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी कैपिटल में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, कुछ वीडियोस जो हैं आपको अलग अलग चैप्टर्स के प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उसी सीरीज में ये आगे एक नया टॉपिक लेके मैं आया हूं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि स्टडी कैपिटल से जो लोग भी जुड़े हैं या जो लोग पहली बार इस वीडियो को या इस चैनल पे विजिट किए हैं, तो आप लोग को पता है कि हम लोग हर वर्ष हर ईयर क्या है क्रैश कोर्स लॉन्च करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के। यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं कि MA MSc ज्योग्राफी का मैं मेंटोर हूं और हम लोग उसी को लेके आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का एक बैच जो है, पहला बैच है इस 2023 CUET का, वो स्टार्ट हो चुका है 21 दिसंबर से। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं या जो लोग भी CUET देने वाले हैं, तो वो लोग मई या अप्रैल में ज्वाइन करने से बेटर है कि वो लोग टाइम से जुड़ें और जो बैच स्टार्ट हुआ है उसमें जुड़ें और डेली लाइव क्लासेस करें। टेस्ट जो भी है वो सॉल्यूशन सॉल्व कराए जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग क्लास के दौरान बात करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के साथ और आज हम लोग बात करेंगे कि जो आपका ओशनोग्राफी में रिलीफ्स ऑफ द ओशियन बेसिन या रिलीफ फीचर ऑफ ओशियन बेसिन, महासागरीय नितल के उच्चावच की बात करेंगे हम लोग। तो पहले कुछ बेसिक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरीके से आपको लैंड सरफेस पे जो चीजें विजिबल हैं, ठीक है, ओशियन पे तो हम लोग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है या वाटर बॉडी पे। तो जनरली हम लोग देखते हैं जिस तरीके से लैंड सरफेस पे या अर्थ सरफेस पे क्या है, आपको अलग अलग रिलीफ फीचर हैं, अलग अलग स्थल आकृतियां हैं, उच्चावच हैं, जिसमें से आपके पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, झीलें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। कुछ इसी प्रकार आपको समुद्र के अंदर भी चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे कि इस चीज को लेके मैंने आइसोस्टेसी जब पढ़ाया क्लास में पढ़ाया था, तब आप लोग को बताया होगा। तो उसी प्रकार से इस कुछ ऐसे रिलीफ फीचर्स हैं जो आपके ओशियन के अंदर भी बन रहे हैं, समुद्र के अंदर भी प्रस्तुत हैं या पाए जाते हैं। तो उसी में वही यहाँ पे लिखा है, द बॉटम ऑफ द ओशियन हैज अ वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म जस्ट एज इट इज सीन ऑन द अर्थ सरफेस। जिस तरीके से पृथ्वी के धरातल पे आपको अलग अलग स्थल आकृतियां देखने को मिलती हैं, कुछ उसी प्रकार आपको समुद्र के तल पे भी चीजें देखने को या स्थल आकृतियां देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि उन्हीं चीजों को बताया है, जैसे कि आपके पर्वत हो गए, आपकी कटक हो गई, आपके मैदान हो गए, ठीक है, आपके ज्वालामुखी हैं। तो जिस प्रकार वो धरातल पे हैं उसी प्रकार समुद्री तल पे हैं। द कन्फिग्रेशन ऑफ एन ओशियन फ्लोर इज शोन विद द हेल्प ऑफ हिप्सोमेट्रिक कर्व और हिप्सोग्राफिक कर्व। तो ये एक टर्म है जो हाईलाइटेड भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्या है आपका हिप्सोमेट्रिक कर्व या फिर हिप्सोग्राफिक कर्व, ये होता क्या है? कुछ ऐसे शब्द हम लोग प्रैक्टिकल में भी देखेंगे। इसी प्रकार से इसमें यहाँ पे आया है तो जिक्र हुआ है, मैं आपको बता दूं। हिप्सोमेट्रिक कर्व, जिसको उच्चामिति वक्र भी कहा जाता है, ये क्या है? ये एक आपका एक ग्राफ है जिसके हेल्प से हम क्या दिखाते हैं, हम लोग अलग अलग जो भी आपके रिलीफ फीचर्स हैं या हाइट कह लीजिए आप, जो ऊंचाइयां हैं अलग अलग लैंडफॉर्म्स की या रिलीफ फीचर्स की, उनको इस ग्राफ के माध्यम से हम लोग दर्शाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका मैक्सिमम हाइट दिया है माउंट एवरेस्ट का 8.85 किलोमीटर, और यहाँ पे आपका क्या दिया है, मैक्सिमम डेप्थ दिया है आपका, ठीक है। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे शो की गई हैं। ये हाईएस्ट है, अब ये मीन सी लेवल से ऊपर का पूरा आपका हाइट है, और ये मीन सी लेवल से नीचे की जो डेप्थ है उसकी बात की गई है। तो इस कर्व के माध्यम से हम ये चीजें दर्शाते हैं और इसी कर्व को उच्चामिति वक्र या फिर हिप्सोमेट्रिक कर्व या हिप्सोग्राफिक कर्व कहा जाता है। आगे देखते हैं जो रिलीफ ऑफ द ओशियन बेसिन, जिस प्रकार से हम लोग जब अर्थ सरफेस की बात करते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी में जब पढ़ते हैं, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं माउंटेन्स हैं आपके, उसके बाद आपके प्लेट्यूज हैं, फिर प्लेन्स हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी कुछ चीजें देखने को मिलती हैं। तो द रिलीफ ऑफ द ओशियन बेसिन, ओशियन बेसिन के क्या रिलीफ फीचर हैं, ठीक है। महासागरीय नितल अथवा अधस्तल को चार प्रमुख भागों में बांटा जाता है। मतलब कि जो महासागरीय नितल है, ओशियन बॉटम है, उसको चार कैटेगरी में, कहीं कहीं पे पांच, कहीं छह कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो मेनली हमें टर्म्स में जाना है, डिवीजन में नहीं। कॉन्सेप्ट जो है, जो टर्मिनोलॉजीज हैं या जो आपके लैंडफॉर्म्स हैं या रिलीफ फीचर हैं, उन्हें समझना है। तो सबसे पहला आपका क्या है, कंटिनेंटल
शेल्फ, जिसको महाद्वीपीय मग्न तल भी कहा जाता है या मग्न तट भी कहते हैं। ठीक, दूसरा आता है आपका कंटिनेंटल स्लोप, जिस नाम से ही पता चल रहा है महाद्वीपीय मग्न ढाल, एक स्लोप आपको इस तरीके से कुछ देखने को मिलेगा, उसका नाम क्या है, महाद्वीपीय मग्न ढाल। फिर आपका आता है कंटिनेंटल राइज, ये आपका कंटिनेंटल राइज है आपका। फिर आपके एबिसल प्लेन है, जिसको गहरे समुद्री मैदान कहते हैं। और आखिरी जो आप देख सकते हैं महासागरीय गर्त, जो आपके सबमरीन रिजेस या ओशियन डीप्स हैं उनकी बात कर रहा है। तो ये आपके 4 हैं। यहाँ पे 5 डिवीजन है कंटिनेंटल राइज को, जो कि कंटिनेंटल स्लोप में ही इंक्लूडेड है। आगे मिलेगा, देखते हैं उसको। इस इमेज से आप देख सकते हैं क्या है, आपको समझ में आ रहा है। ये मान लीजिए आपका क्या है, महासागरीय द्वीप है, ओशनिक आइलैंड है, इसकी बाद में चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं, ये मान लीजिए आपका लैंड है, ठीक है, यहाँ पे हम रह रहे हैं, बिल्डिंग्स हैं, जो भी मान लीजिए कोई भी कोस्टल रीजन है। उसके बाद क्या है आपका, धीरे धीरे क्या है, ओशियन की ओर बढ़ रहे हैं आप। तो स्टार्टिंग का जो पार्ट है उसके क्या कहते हैं आप लोग, आपका जो महाद्वीपीय मग्न तल है या कंटिनेंटल स्लोप है, जिसे कह रहे हैं महाद्वीपीय या महादेशीय निधाय भी कहा गया है, ठीक है, महादेशीय निधाय है आपका। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आपका महाद्वीपीय या महादेशीय ढलान है, कंटिनेंटल स्लोप है। उसके बाद आपका एबिसल प्लेन है, अगाध सागरीय मैदान है। और फिर कंटिनेंटल, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डीप है, ट्रेंचेस हैं, महासागरीय गर्त की बात की गई है। आगे बहुत सारे इमेज देखने को मिलेंगे। सो जहां एक इमेज में कुछ छूटेगा तो हम नेक्स्ट में कवर करेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका क्या है, देख सकते हैं दोनों साइड कंटिनेंटल मार्जिन यहाँ पे, और ये कंटिनेंटल मार्जिन है। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कंटिनेंटल शेल्फ, ठीक, महाद्वीपीय क्या है आपका, मग्न तट है। तो ये वो पार्ट है जो जिसका स्लोप बहुत कम है, ढाल बहुत कम है। 0 से 3 डिग्री, कहीं पे 1 से 3 दिया होगा, तो बहुत ही कम ढाल होती है। ये आपका वो पार्ट है कंटिनेंटल शेल्फ। दूसरा है कंटिनेंटल राइज, बिल्कुल खड़ी ढाल आप देख सकते हैं, महाद्वीप, इसका नाम ही है क्या आपका, महाद्वीपीय मग्न ढाल, कंटिनेंटल स्लोप की बात की गई है। बिल्कुल आपको बहुत ही वर्टिकल स्लोप देखने को मिलेगा। फिर आपका कंटिनेंटल राइज है, यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये पार्ट है, यहाँ पे डिपोजिशन होता है, ठीक है, जो ऊपर से मटेरियल आएगा वो यहाँ डिपॉजिट होगा, उसका नाम कंटिनेंटल राइज रखा गया है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये क्या है, ये है एबिसल प्लेन, ठीक, जो आपका मैदान है उसकी बात की गई है। फिर रिजेस हैं, ठीक है, आपके माउंट्स आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी, अभी वो भी देखते हैं हम। ये एक और इमेज है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखेंगे तो आपका सबसे, ये आपका लैंड कंटिनेंट का पार्ट है, लैंड मास है इधर पे देखेंगे तो, ठीक। इसके बाद आपका क्या है, कंटिनेंटल स्लोप, जिसकी बहुत कम ढाल है, देख सकते हैं बहुत ही कम स्लोप है इसकी, ठीक। फिर उसके बाद आया कंटिनेंटल स्लोप, फिर कंटिनेंटल राइज और आपका एबिसल प्लेन, ठीक। तो ये आपके क्या है, यहाँ पे चीजें दी गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन लिखे हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, हिंदी में भी मिलेगा आपको आगे। इनसे क्वेश्चन देखेंगे, इन क्या क्वेश्चन बनते हैं या क्या फैक्ट हैं, क्या चीजें, डिस्क्रिप्शन समझ सकते हैं आप, उन्हें हम समझेंगे। जो अभी तक हमने नाम देखे या इमेजेस में देखे, तो सबसे पहले क्या है, ओशनिक लैंडफॉर्म या सबमरीन रिलीफ फीचर्स जो हैं आपके, ठीक। तो सबसे पहला क्या बताया आपको मैंने, कंटिनेंटल सेल्फ, मग्न तट की बात की। तो कंटिनेंटल सेल्फ क्या है, इट इज शैलो सबमर्ज एक्सटेंशन ऑफ द कंटिनेंट। ये क्या है, ये आपका जो कंटिनेंट है, जो आपका महाद्वीप है, उसका वो हिस्सा है जो एक्सटेंड करके कोई भी वाटर बॉडी या आप सी या ओशियन में सबमर्ज कर गई है, डूबी हुई है, ठीक। इट इज कॉल्ड एज द कंटिनेंटल शेल्फ। तो इसी को हम कंटिनेंटल शेल्फ कहते हैं। तो जैसे आप जब बीचेस में जाएंगे या ओशियंस में जाएंगे या सीज में जाएंगे, तो जब लैंड को छोड़ते हैं तो धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि एक पॉइंट है जहां पे आपने जैसे ही पैर रखा और आप नीचे गायब ही हो गए, ऐसा नहीं होता है ना। तो धीरे धीरे वो आप क्या है, डेप्थ बढ़ती चली जाती है। तो वो क्या है, वो आपका कंटिनेंटल शेल्फ है आपका, ठीक, महाद्वीपीय मग्न तट है। फिर इसकी बात करें तो ये पूरे ओशियन बेसिन का, जो आपका टोटल ओशियन बेसिन है, अगर वो 100% है, तो उसमें 8.6%, 8.6% जो है वो आपका ओशियन बेसिन है, ठीक।
जिसकी डेप्थ एवरेज औसत जो गहराई है, जो डेप्थ है वो कितनी है, 100 फैथम। 100 फैथम मतलब 600 फीट, एक फैथम में 6 फीट होता है, ठीक। तो 600 फीट गहराई है। इसका स्लोप की बात करें तो कितना है, 1 से 3 डिग्री, ठीक। 1 to 3 डिग्री आपका स्लोप है, बहुत ही जेंटल स्लोप है, ठीक। और एक क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि किस ओशियन का, ठीक है, किस ओशियन का या किस महासागर का आपका जो सेल्फ है, जो मग्न तट है, वो सबसे ज्यादा एक्सटेंडेड है। तो यहां पे वही पॉइंट लिखा है, द साइबेरियन सेल्फ इन द आर्कटिक ओशियन। जो साइबेरियन सेल्फ है, जो रशिया का, रशियन वाला पार्ट है, साइबेरिया है, उसका जो शेल्फ है, कंटिनेंटल शेल्फ है, जो आर्कटिक की तरफ है, वो आपका क्या है, वर्ल्ड में लार्जेस्ट शेल्फ है, ठीक। इट स्ट्रेचेस टू 1500 किलोमीटर इन विड्थ, लगभग 1500 किलोमीटर की चौड़ाई तक मतलब फैला हुआ है, ठीक है। तो 1500 किलोमीटर तक फैला है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा गया है। फिर आता है आपका कंटिनेंटल स्लोप, आपका जो मग्न ढाल है उसकी बात करें तो ये क्या है, इट इज अ जोन ऑफ स्टीप स्लोप एक्सटेंडिंग फ्रॉम द कंटिनेंटल सेल्फ टू डीप सी प्लेन। तो कंटिनेंटल सेल्फ से डीप सी प्लेन के बीच में जो बिल्कुल स्लोप पार्ट है, जो स्टीप स्लोप पार्ट है, उसको ही हम कंटिनेंटल स्लोप कहते हैं। मान लीजिए अगर ये आपका सेल्फ है और सॉरी, ये आपका सेल्फ है और ये आपका एबिसल प्लेन है, तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, यही कंटिनेंटल स्लोप है, ठीक। इसके जो स्लोप की बात करें तो ये आपका 5 से 7 डिग्री तक स्लोप इसमें देखने को मिलती है। बहुत जगह बुक्स में वेरिएशन मिल सकता है, बट एक आपको एवरेज आइडिया होना चाहिए, ठीक। अभी कोई पूछे तो ये नहीं कि आप 100 कह दें, 150 कर दें या 2 कह दें, तो वो थोड़ा सा याद रखना है हमें। इसकी डेप्थ या डेप्थ की बात करें तो ये आपका 200 मीटर से लेके 2000 मीटर की गहराई तक का जो हिस्सा है, वो आपका कंटिनेंटल स्लोप में देखने को मिलता है। अलग अलग ओशियंस में वेरी कर सकता है थोड़ा, ठीक। तो ये एवरेज की बात की गई है और ये ओशियन बेसिन के 8.5% पार्ट को कवर करता है। तो ओशियन बेसिन का 8.5% भाग में कंटिनेंटल स्लोप मग्न तट फैला हुआ है। फिर आपका आता है कंटिनेंटल राइज की बात करते हैं। कंटिनेंटल राइज में देखेंगे तो ये क्या है, द बेस ऑफ द कंटिनेंटल स्लोप विल हैव डिपॉजिट ऑफ सेडिमेंट्स। तो मैंने आपको जैसे कहा कि कंटिनेंटल स्लोप जहां पे खत्म होता है तो उसके बेस में कुछ डिपोजिशन होता है, सेडिमेंट जो अवसाद हैं वो जमते हैं, जमाव होता है उनका, और वहां पे एक राइज क्रिएट होती है, उसी राइज को कंटिनेंटल राइज कहते हैं। तो कंटिनेंटल राइज आपके कंटिनेंटल स्लोप और एबिसल प्लेन के बीच में देखने को मिलती है, ठीक। तो ये आपका क्या है, कंटिनेंटल राइज। उसके बाद आता है एबिसल प्लेन या ओशियन प्लेन भी लोग बोलते हैं। एबिसल प्लेन क्या है, जैसे कि इसका नाम है, जिस तरीके से अर्थ सरफेस में आपको मैदानी क्षेत्र देखने को मिलता है, जैसे गंगा यमुना का पूरा मैदानी क्षेत्र है, उसी प्रकार से आपको ओशियंस में भी देखने को मिलता है। तो एबिसल प्लेन्स आर एक्सट्रीमली फ्लैट, क्या है ये, एक्सट्रीमली फ्लैट है, पूर्ण रूप से समतल है, फ्लैट है ये, ठीक। दीज आर फीचरलेस प्लेन, इनमें कोई भी स्थल आकृति नहीं देखने को मिलेगी, ये फीचरलेस है। ऑफ द डीप ओशियन फ्लोर, तो डीप ओशियन फ्लोर के लग 75.9%, लगभग 76% भाग में आपको एबिसल प्लेन देखने को मिलता है। इन फैक्ट द एबिसल प्लेन्स आर लाइकली द मोस्ट लेबल एरियाज ऑन द अर्थ। अगर पूरी पृथ्वी में बात करें तो सबसे ज्यादा जो फ्लैट पार्ट है वो आपका एबिसल प्लेन ही है, ठीक है। तो एबिसल प्लेन जो है वो आपका फ्लैटेस्ट है, कह सकते हैं आप। एबिसल प्लेन्स कवरिंग अ मेजर पोर्शन ऑफ द ओशियन फ्लोर बिटवीन द डेप्थ ऑफ 3000 मीटर टू 6000 मीटर। तो 3000 से 6000 मीटर की गहराई तक जो आपको पूरा फैला हुआ है वो क्या है, वो आपका एबिसल प्लेन है। दे हैव एक्सटेंसिव सबमरीन प्लेट्यूज, हिल्स, ग्योर्ड, सी माउंट। अभी ये सारे सारे सब आगे कुछ स्लाइड्स में देखने को मिलते हैं। तो एबिसल प्लेन में आपको सी माउंट्स दिखेंगे, टेबल माउंट जिन्हें कहते हैं, या ग्योर्ड्स देखेंगे, ठीक है। आपको सबमरीन प्लेट्यूज देखने को मिलेंगे। हम आगे एक एक चीजों को पढ़ेंगे, ठीक। फिर यही जैसे आ ही गया, बात ही कर रहे थे इनकी, तो मिड ओशनिक रीजेस, मध्य सागरीय कटक या फिर सबमरीन रीजेस की बात कर रहे हैं। तो अ मिड ओशनिक रिज इज कंपोज्ड ऑफ 2 चैन्स ऑफ माउंटेन सेपरेटेड बाय लार्ज डिप्रेशन। तो आपको क्या है, जो मिड ओशनिक रीजेस हैं, जैसे आपने अटलांटिक रिज सुना ही होगा,
तो वो भी एक मिड ओशनिक रिज है। तो मिड ओशनिक रिज क्या है, इसमें आपको दो चैन देखने को मिलती हैं, दो कटकों की श्रृंखलाएं होती हैं, और वो क्या है, उनके बीच में बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड पार्ट होता है, जिससे वो डिप्रेस्ड पार्ट दो श्रृंखलाओं को, दो चैन्स को सेपरेट करता है। ठीक। The mountain ranges can have peak as high as 2500 meters, some even reach above the ocean surface। ये जो रीजेस हैं इनकी हाइट 2500 मीटर, 2500 मीटर एक औसत ऊंचाई होती है। कभी कभी ये रीजेस, इनका कुछ पार्ट ओशियन के बाहर भी आ जाता है। These oceanic ridge system are of tectonic origin। और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इनकी उत्पत्ति विवर्तनिकी से प्रक्रिया के कारण हुआ है, टेक्टोनिक इवेंट्स के कारण हुआ है। फिर एबिसल हिल्स में आप देखेंगे सी माउंट्स एंड गियोट्स, ये दो चीजें हैं, इमेज से बहुत क्लियर हो जाएगा। सी माउंट्स क्या है, सबमर्ज्ड वोल्केनोज विद शार्प टॉप्स आर कॉल्ड सी माउंट्स। अगर आपका जो सबमर्ज्ड वोल्केनो है, अगर वो कुछ इस प्रकार है, तो इसको आप कहेंगे सी माउंट्स, मतलब माउंटेन की तरह, पर्वत की तरह। अगर सी माउंट्स विद अ फ्लैटेन टॉप, अगर यही सी माउंट कुछ इस प्रकार बन जाए, आपकी यहां पे देख रहे हैं आप, कुछ इस प्रकार बन जाए, तो अब ये जो पार्ट है आपका, ये यहां पे नहीं है। ठीक, ये नहीं है, तो इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया है गियोट्स या फिर टेबल माउंट। टेबल की तरह दिख रहा है, फ्लैट हो गया ये, तो इसको गियोट्स या फिर टेबल माउंट बोला जाता है। उसके बाद आते हैं सबमरीन कैनन्स की बात करते हैं। सबमरीन कैनन्स में क्या है, आपके तीन शब्द हैं, कैनन, गॉर्ज और वैली। ठीक है, लगभग सेम है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। कैनन की बात करें तो दीज आर द डीप गॉर्ज, स्पेशली वन विद अ रिवर फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, जनरली इनमें रिवर फ्लो होती हैं, ये डीप होते हैं। ठीक, गॉर्ज भी क्या है, ये भी आपके डीप है, नैरो है, स्टीप है, नैरो वैली है। ठीक है, और आपके वैली की बात करें, अ लो एरिया बिटवीन हिल्स और माउंटेन और अ डिप्रेशन टिपिकली विद अ रिवर सिस्टम फ्लोइंग थ्रू इट। तो वैली आपकी जो घाटियां होती हैं, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। द ओशियन डीप्स और सबमरीन ट्रेंचेस की बात करें तो द ओशियन डीप्स आर द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन। जो ओशियन है, जो आपका, या अर्थ भी कह सकते हैं कि डीपेस्ट पार्ट जो है वही आपके ओशियन डीप्स हैं, इन्हें ही जनरली हम सबमरीन ट्रेंचेस कहते हैं। बहुत जगह आपको डिफरेंसेस मिलेंगे, आप ढूंढने बैठेंगे कि ओशियन डीप्स में क्या अंतर है, ट्रेंचेस में क्या अंतर है, जिससे पेपर का कोई लेना देना नहीं है। द पैसिफिक ओशियन हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रेंचेस। जो आपका प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन है, उसमें सबसे ज्यादा आपको ट्रेंचेस देखने को मिलती हैं, जिसमें से अभी एक आएगा नाम, आगे मैप में भी आएगा। द मैरियाना ट्रेंच इज इन द पैसिफिक इज द डीपेस्ट नोन पार्ट ऑफ द ओशियन। ओशियन का जो सबसे डीपेस्ट पार्ट है, या वर्ल्ड अर्थ का जो सबसे डीपेस्ट पार्ट है, वो आपका मैरियाना ट्रेंच है, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर में। हिंदी में देखेंगे सेम चीजें, हिंदी में शायद कुछ नए पॉइंट मिल जाए। महाद्वीपीय मग्न तट सबसे पहले बात करेंगे हम लोग। ठीक, ये महासागर का सबसे उथला भाग होता है, जिसकी औसत प्रवणता 1 डिग्री या उससे भी कम होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 डिग्री लिखा है, सविंदर सिंह की इंग्लिश की बुक में 1 to 3 डिग्री दिया है, तो आप उसको 0 to 1 2 के आसपास ही रखेंगे। ठीक, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो औसत प्रवणता है, जो ढाल है, वो 1 डिग्री या उससे कम है। महाद्वीपीय मग्न तटों की चौड़ाई में एक महासागर से दूसरे महासागर के बीच भिन्नता पाई जाती है। तो अलग अलग महासागरों में, अलग अलग ओशियंस में क्या है, आपको इनके जो ढाल है उसमें परिवर्तन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अवसादों की मोटाई भी अलग अलग होती है, तो ये सब कुछ ऐसी ही चीजें लिखी हैं। ठीक, हाँ, यहाँ पे आपको फ्यूल्स देखने को मिलेंगे, जीवाश्मी ईंधनों का ये स्रोत है। आगे एक स्लाइड मिलेगी जहाँ पे मैंने ये सारी चीजें बताई हैं आपको। अलग अलग प्राकृतिक गैसेस, नेचुरल गैसेस, जो पेट्रोलियम के भंडार हैं, वो यहाँ पे पाए जाते हैं। यह महासागरीय नितल के 8.6% भाग पर फैले हैं। जैसे कि मैंने पहले स्लाइड में भी बताया कि ये ओशियन बेसिन, या जो आपका महासागरीय नितल है, उसके 8.6% हिस्से में आपको महाद्वीपीय मग्न तट देखने को मिलता है। महाद्वीपीय मग्न ढाल की बात करें तो ये आपका 8.5% है।
ठीक। और ये आपका 200 से 3000 मीटर या 2000 मीटर के आसपास इसकी गहराई है। अलग अलग सागरों में अलग अलग इसका डेप्थ है। ठीक, तो ये चीज है यहाँ पे। मग्न तट तथा मग्न मग्न सागरीय मैदान के बीच तीव्र ढाल वाले मंडल को महाद्वीपीय मग्न ढाल कहते हैं। तो जैसे मैंने कहा, मग्न तट और महासागरीय मैदान के बीच में जो तीव्र ढाल वाला क्षेत्र है उसी को महाद्वीपीय मग्न ढाल कहा जाता है। मग्न ढालों पर सागरीय निक्षेप का अभाव पाया जाता है। यहाँ पे जो डिपोजिशन है वो नहीं होता है, सागरीय ओशनिक डिपोजिशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ढाल इतनी ज्यादा है कि चीजें रुकती ही नहीं है, वो आगे बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट है गहरे समुद्री मैदान की बात करें, अगर जो आपका एबिसल प्लेन है उसकी बात करें। गहरे समुद्री मैदान महासागरीय बेसिनों के मंद ढाल वाले क्षेत्र होते हैं। तो ये आपके जो बिल्कुल मंद ढाल, बहुत ही कोई भी स्लोप नहीं, जेंटल स्लोप जिसे कहते हैं, ये वो क्षेत्र है। ये 3000 से 6000 मीटर तक फैला हुआ क्षेत्र है गहराई में। ठीक, समस्त महासागरीय क्षेत्रफल के 70% से भी अधिक। अब आप सोचेंगे यहाँ 70 सर बोल रहे हैं, पिछली स्लाइड में 75.9 बोला था, तो अभी ये 5.9 है, ये अभी आगे मिलेगा आपको। ठीक, ये आपके इनका पूरा विस्तार है। ठीक, ये फैले हुए 70% लगभग पूरे भाग में। ये मैदान महीन कणों वाले अवसादों जैसे मृत्तिका एवं गाद से ढके होते हैं। तो ये आपके क्या है, बिल्कुल फ्लैट पार्ट है, ये उसकी बात है। फिर महासागरीय गर्त, यहाँ पे देखेंगे लगभग 7% जो बताया गया है, तो ये वही लगभग 6-7% भाग है। ठीक, तो जो इंग्लिश में मैंने मेंशन किया स्लाइड में, उसको आपको याद रखना है अच्छे से। ये सबसे गहरे भाग हैं, महासागर के सबसे गहरे भाग आपके महासागरीय गर्त कहलाते हैं। ठीक, ये यहाँ पे ये चीज लिखी है आपको। नेक्स्ट क्या है, आकार की दृष्टि से महासागरीय गर्तों के दो भाग में विभाजित करते हैं। तो इनके आकार के आधार पे क्या है, दो भागों में बांटा गया है। पहला, लंबे गर्त को खाई कहा जाता है, जबकि कम क्षेत्रफल वाले किंतु अधिक गहरे गर्त को गर्त कहते हैं। तो जो जिनका क्षेत्रफल कम है, एरिया कम है, लेकिन गहराई ज्यादा है, उन्हें गर्त कहते हैं। जबकि जो कम लंबे हैं, जो गर्त जिनका लंबाई ज्यादा है, मतलब दूर तक फैले हुए, वो आपके खाई कहते हैं। विश्व का सबसे गहरा गर्त, जैसे मैंने बताया, मैरियाना ट्रेंच जो है आपका प्रशांत महासागर में अवस्थित है। फिर मध्य महासागरीय कटक मिड ओशनिक रिज की जो बात की थी, ये वही है आपका। मध्य महासागरीय कटक नीवन बेसाल चट्टानों की एक पर्वतीय श्रृंखला के समान है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये अंतरजालीय पर्वत तंत्र के समान है। तो ये आपके क्या है, जैसे मिड ओशन रिज जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, विवर्तनिकी प्रक्रियाओं के कारण, प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण जो आपका है, प्लेट डाइवर्ज करती हैं, दूर जाती हैं एक दूसरे से, तो वहां पे क्या है आपका मिड ओशनिक रिजेस का निर्माण होता है। तो ये जैसे आपको अटलांटिक जो कटक है, अटलांटिक ओशियन की जो रिज है वो एस शेप की है, कुछ आगे मैप में देखने को मिलेगा। फिर आते हैं समुद्री टीला की बात करते हैं। तो नुकीले शिखरों वाला एक पर्वत जो समुद्री तली से ऊपर की ओर उठता है परंतु महासागरों के सतह तक नहीं पहुंचता है, उसे समुद्री टीला कहते हैं। तो जो सी माउंट है वो क्या है आपका, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे पूरा क्या है, ओशियन है आपका। तो ये उसी की बात कर रहा है, ये आपका क्या है, सी माउंट है, या आपका समुद्री टीला है। ये ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित होते हैं। इनका जो फॉर्मेशन है वो ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण हुआ है, उद्गार के कारण हुआ है। प्रशांत महासागर स्थित एम्परर समुद्री टीला जो हवाईयन द्वीप का विस्तार, ये सारे आगे मैप में आपको देखने को मिलेगा। अंतः सागरीय कंदरा आपका यहाँ पे दिया गया है। फिर ये निमग्न द्वीप है। ठीक, तो ये आपके किसकी बात कर रहा है, जो आपका टेबल माउंट है, ठीक है, जो आपका ग्योट है उसकी बात कर रहा है। तो ये चपटे शिखर वाले एक प्रकार के समुद्री टीले होते हैं, तो कुछ इस तरीके से फ्लैट होते हैं, ये उनकी बात कर रहा है। ठीक, तो ये चीज है, और ये आपका अंतः सागरीय कंदरा की बात यहाँ पे की गई है। यहाँ पे देख सकते हैं आप इमेजेस में, समझ में आएगा, बहुत ही सही इसमें दिया है प्रॉपरली। ये क्या है आपका, ये कंटिनेंटल शेल्फ है। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखेंगे तो ये क्या था, ये आपका पूरा कंटिनेंटल स्लोप है, मग्न ढाल है। ये आपका क्या है, एबिसल प्लेन है, ठीक है, जो मैदान है। अब सी माउंट की बात कर रहे थे हम लोग, तो ये देख सकते हैं जो माउंट की तरह है, ठीक है, माउंटेन की तरह है, ये आपके क्या है, ये सी माउंट है।
ठीक, इनमें पीक है, देख सकते हैं। फिर आपको क्या कहा गया, ग्योट। ग्योट क्या है, ये फ्लैट है, ठीक, इसमें पीक नहीं है, तो ये क्या है, फ्लैट है, इसको बोलते हैं ग्योट। ठीक है, ये वॉल्केनिक आइलैंड है, अगर ये वॉल पीक्स बाहर आ जाती हैं ओशियन के तो वो आइलैंड के फॉर्म में। ये देख सकते हैं किस तरीके से मिड ओशनिक रिज है, आप यहाँ पे इमेज के थ्रू देख सकते हैं। ठीक, और ये आपका क्या है, ट्रेंच है। ठीक, ये ट्रेंच है जो पूरा देख सकते हैं खाई की तरीके से गर्त जो है वो आपको देखने को मिल रही है। सेम चीज है इसमें भी लिखी है, ये बहुत ही क्लियर हो जाएगा आपको। देख सकते हैं 200 मीटर की गहराई तक जो पूरा ऊपर है, ठीक है, सी लेवल से 200 मीटर की गहराई तक आपको देखने को मिल रहा है कंटिनेंटल शेल्फ। फिर उसके बाद 2000 से 3000 मीटर की गहराई तक कंटिनेंटल स्लोप है, और फिर आपका ये कंटिनेंटल राइज है, फिर एबिसल प्लेन है, ये ओशनिक ट्रेंच है, वॉल्केनिक आइलैंड, और ये सबमरीन रिजेस। सेम यहाँ पे भी देख सकते हैं, इस इमेज से भी क्लियर हो जाएगा आपको। ये सी माउंट आपके बने हुए हैं यहाँ पे, ये वॉल्केनिक आइलैंड है, ये देखिए बाहर ओश, ठीक है, लेवल से सी लेवल से बाहर चला गया, ठीक है, इसका इरोजन हुआ, ये ग्योट बन गया, ये जो पीक थी यहाँ पे ये हट गई। ठीक, तो ये आपका ग्योट का फॉर्म ले लिया यहाँ पे। सेम यहाँ पे भी चीजें आपको लिखी गई हैं, आइलैंड है, सी माउंट्स है, ठीक, टेबल माउंट्स है, ये सारी चीजें दी गई हैं। फिर आपका यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो कंटिनेंटल शेल्फ है ये मैक्सिमम फिशिंग जोन है, जो आपका मछली पालन है या जो फिशिंग का एरिया है वो कंटिनेंटल शेल्फ में मेनली देखने को मिलता है। मैक्सिमम पॉल्यूशन भी, प्रदूषण भी आपको कंटिनेंटल शेल्फ में है। मोस्ट रिच बायोस्फीयर भी जो है वो कंटिनेंटल शेल्फ में है। सैलिनिटी की बात करें तो वो ओशनिक डीप्स में मैक्सिमम सैलिनिटी, जो अधिकतम लवणता है वो आपको समुद्री गर्त पे या नीचे उस नितल पे, तल पे देखने को मिलेगा। और टेरिजीनियस डिपॉजिट जो है आपका, जो भी कॉबल, पेबल और जो भी चीजें हैं वो सारी आपको कंटिनेंटल शेल्फ में ही देखने को मिलती हैं मैक्सिमम। ठीक, फिर ये कुछ आपकी थ्योरीज हैं जो डायरेक्ट पूछा जाता है, आपको ये याद रखनी है एज इट इज, किसने दी है कौन सी थ्योरी, अब यही पूछते हैं। ठीक है, इसमें आपको डिटेल में नहीं जाना है। सबमरीन कैनन के ओरिजिन से रिलेटेड कुछ थ्योरीज दी गई हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये सबमरीन कैनन की डेफिनेशन लिखी गई है, हम थ्योरीज पे आते हैं। डायस्ट्रोफिक थ्योरी जो है वो एंड्रेड, लॉसन, डेला रोसेपो ने, JW ग्रिगोरी ने दी है। सब एरियल इरोजन थ्योरी JD दाना और हल का नाम आप याद रख सकते हैं। सबमरीन डेंसिटी करंट थ्योरी हॉलीमैन, एडोल्फ वॉन सेलिस और फ्लोरेल है। टर्बिडिटी करंट थ्योरी की बात करें तो WM डेविस आप एक नाम याद रखेंगे, और ये यहाँ से डेली जो है, ये दो नाम आपको याद रखने हैं। तो ये पूछे जाते हैं, आपको ये याद रखना है, चारों थ्योरीज में जो इंपॉर्टेंट नाम है वो आपको याद रखना है। ओके, सो ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये पहला ही चैप्टर है ओशनोग्राफी का, तो जो लोग भी देख रहे हैं मैं उन लोग को एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि हम लोग का जो कोर्स है, क्रैश कोर्स है, जो भी ज्योग्राफी के लिए, MA MSc ज्योग्राफी के लिए और भी सब्जेक्ट्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो यहाँ पे मैं ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ, तो आप लोग सभी लोग जुड़ें, MA ज्योग्राफी हो या MSc ज्योग्राफी हो, CUET PG के लिए, या और भी यूनिवर्सिटीज़ जो इससे एडेड नहीं है CUET में, तो उसके एंट्रेंस के लिए भी आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं और लाइव क्लासेस अटेंड करें, और जो भी प्रॉब्लम है उसका हम लोग सॉल्यूशन वहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। और आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।